देश इन दिनों महंगाई को लेकर परेशान है। वहीं अब भारतीय रेलवे के एक बड़े फैसले से सीनियर सिटीजन की परेशानी भी बढ़ गई है। रेल में सफर करने वाले सीनियर सिटीजन को अब रियायती टिकट की सेवा नहीं दी जाएगी। इस फैसले को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार की घेराबंदी कर ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों देश में आम आदमी की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। जहां एक तरफ बढ़ती महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और लोगों का एक ही सवाल है कि आखिर कब मिलेगी राहत, वहीं अब सरकार के एक बड़े फैसले ने सीनियर सिटीजन की परेशानी बढ़ा दी है। जी हां, भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों समेत दूसरे कैटेगरी के यात्रियों को रियायती टिकट की सेवा शुरू किए जाने से इनकार कर दिया है। इस पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विज्ञापनों का खर्च 911 करोड़ रुपए, नया हवाई जहाज 8,400 करोड़ रुपए, पूंजीपति मित्रों के टैक्स में छूट 1,45,000 करोड़ रुपए हर साल। लेकिन सरकार के पास बुजुर्गों को रेल टिकट में छूट देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए नहीं है। मित्रों के लिए तारे तक तोड़कर लाएंगे, मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। राहुल गांधी ने ही नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि वरिष्ठ नागरिकों की रेलवे टिकट में दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। ये एक गलत फैसला है जिसका दुष्प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। ये छूट अधिक आयु से उनकी आमदनी कम होने के कारण भी दी जाती थी, जिसे बंद करना सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा के खिलाफ है। बता दें कि रेलवे पहले बुजुर्गों की टिकट में रियायत देता था। इस रियायत को कोरोना में बंद कर दिया गया था, पर अब रेल मंत्रालय ने कहा कि देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट पर मिलने वाली छूट को वापस शुरू नहीं किया जाएगा, क्योंकि रियायती टिकट दिए जाने के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब सभी की नजरें उपराष्ट्रपति चुनाव पर हैं, जिसके लिए 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग से पहले ही टीएमसी विपक्षी मोर्चे से किनारा करती दिख रही है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश करती दिख रही है। ममता ने अचानक ही सरेंडर कर दिया है। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो खुद मुश्किल में फंसती दिख रही है। क्या ईडी से डर गई है टीएमसी? राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति चुनाव, ममता की खामोशी के पीछे क्या राज है? यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी के पसंद थे। बावजूद इसके ममता बनर्जी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में प्रचार नहीं करने दिया और न ही टीएमसी ने उनके लिए प्रचार किया। जितने वोट बंगाल से यशवंत को मिलने थे, उससे कम वोट मिले और अब टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करने से भी इनकार कर दिया। कांग्रेस इसे ईडी का डर बता रही है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सहित टीएमसी के कई नेता ईडी की जांच में फंसे हुए हैं। पार्टी के कई नेता जेल में हैं। इस बीच एक फोटो भी इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जो करीब 10 दिन पुराना है। फोटो दार्जिलिंग गवर्नर हाउस का है, जिसमें पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर और इस समय उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बैठे दिख रहे हैं। तीनों के बीच पौन घंटे मुलाकात चली थी। इसके बाद टीएमसी ने न तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को तय करने के लिए बुलाई गई विपक्ष की बैठक में हिस्सा लिया और न ही अब विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। इसे लेकर विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने कहा कि टीएमसी को उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का फैसला निराशाजनक है। ये समय अहंकार या क्रोध का समय नहीं है। ये समय साहस, नेतृत्व और एकता का है। मुझे विश्वास है कि ममता बनर्जी, जो कि साहस की प्रतिमूर्ति हैं, विपक्ष के साथ खड़ी रहेंगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट होकर काम करे। हम टीएमसी की तरफ से लिए गए इस फैसले का कारण पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी ओर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो टीएमसी और बीजेपी में गुप्त समझौते का ही आरोप लगा दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईडी से बचने के लिए टीएमसी ने बीजेपी के सामने कर दिया है सरेंडर? उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से पार्टी से लेकर सरकार में खटपट की खबरें सामने आ रही हैं और अब तो मंत्री भी सीएम योगी के फरमान के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। राज्य मंत्री दिनेश खटीक तो नाराजगी लेकर सीधा दिल्ली दरबार पहुंच गए, जिसके बाद बीजेपी झुकने को मजबूर हो गई है। यूपी में योगी की सरकार बने अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए कि सरकार में रार छिड़ गई। इसकी वजह सीएम योगी की मनमानी और उनके फरमान है, जिस कारण से अधिकारी इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो विभाग के मंत्री की ही सुनने को तैयार नहीं है।
जिससे राज्य मंत्री दिनेश खटीक नाराज हो गए और वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपना त्यागपत्र भेजने के बाद सीधा दिल्ली दरबार जा पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी को झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। दरअसल दिनेश खटीक ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर बातचीत हुई। जेपी नड्डा ने दिनेश खटीक की बातें सुनी और उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही दिनेश खटीक को बीजेपी अध्यक्ष की ओर से नसीहत भी मिली है कि वो सरकार और पार्टी के मसले को पार्टी फोरम में ही उठाएं। नड्डा के आश्वासन के बाद साफ है कि वो दिनेश खटीक के सामने झुक गए हैं। दरअसल दिनेश खटीक ने अधिकारियों पर तवज्जो न देने और दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी सुनवाई नहीं होती और न ही किसी बैठक की जानकारी उन्हें दी जाती है। राज्य मंत्री के अधिकार के तौर पर सिर्फ गाड़ी दे दी गई है। इतना ही नहीं, खटीक ने ट्रांसफर के मामलों में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने तबादले में गड़बड़ी को लेकर अधिकारियों से जानकारी मांगी तो नहीं दी गई। इन्हीं आरोपों के बाद दिनेश खटीक ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया और दिल्ली दरबार में शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई क्योंकि उसे दलित वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा। अब भले ही बीजेपी ने वोट बैंक के चक्कर में खटीक की बात मान ली हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके आरोप आगे भी सरकार की परेशानी को जरूर बढ़ाएंगे। देश में इन दिनों महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वहीं हाल ही में रोजमर्रा की चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार जीएसटी को लेकर बीजेपी को घेर रहा है। इसी कड़ी में अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दूध, दही, दाल, आटा, चावल के साथ साथ अब तमाम चीजों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि बीते दिनों केंद्र सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद सरकार की तरफ से लिए गए फैसले पर विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है और न ही बढ़ती महंगाई की तरफ सरकार का कोई ध्यान है। अब ऐसे में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने दूध, दही और लस्सी पर जीएसटी लगाने के फैसले पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जय कृष्णा, जन्माष्टमी के ठीक एक महीने पहले बीजेपी सरकार ने दूध, दही, छाछ पर जीएसटी लगाकर जो चोट कृष्ण भक्तों को दी है, उससे आहत होकर एक भोला कृष्ण भक्त पूछ रहा है, क्या अब दूध का जला, छाछ को भी दूध का दूध, दूधो नहाओ दही जमाने जैसे लोकोक्ति मुहावरों पर भी जीएसटी देना पड़ेगा? अखिलेश यादव ने इससे पहले भी सरकार के फैसले पर निशाना साधा था। उन्होंने तब लिखा था कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी, इलाज, सफर सब पर जीएसटी की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भावार्थ सामने आया है, गई सारी तनख्वाह। इतना ही नहीं बल्कि विपक्ष का जीएसटी लगाए जाने और महंगाई को लेकर संसद में भी हंगामा जारी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में इस फैसले का जमकर विरोध किया है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, क्या अब सरकार अपना फैसला बदलती है या नहीं। टीएमसी आज अपना शहीदी दिवस मना रही है और कोलकाता में भारी बारिश के बावजूद हजारों की तादाद में टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी को सुनने पहुंचे थे। कोरोना काल के 2 साल के अंतराल के बाद टीएमसी ने ये सालाना आयोजन किया है और इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या कहा है ममता बनर्जी ने, देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में शहीद दिवस मना रही हैं। इस दौरान ममता ने कोलकाता में आयोजित रैली में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हर जगह सरकार गिराने में जुटी हुई है, यही उसका काम रह गया है। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई बीजेपी की रीढ़ है, लेकिन इनके दम पर उनको कोई डरा नहीं सकता है। यानी कि ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर विपक्ष की सरकार गिराने की जुगत में लगी रहती है। वहीं ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने हमें हराने की कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसके अलावा सरकार की तरफ से जीएसटी बढ़ाने को लेकर किए गए फैसले पर भी ममता ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ममता ने कहा कि अब मुरमुरे पर भी जीएसटी लगा दिया गया है, तो क्या बीजेपी के लोग अब इसे नहीं खाएंगे? मिठाई, लस्सी और दही पर जीएसटी लगा दिया। उन्होंने सवाल किया कि लोग क्या खाएंगे? मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर भी जीएसटी लगाया जाता है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई चल रही है। इस बीच पूजा के अधिकार को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की भी एक याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई टाल दी है। तो दोनों याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की है, देखिए ये रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग की पूजा के अधिकार वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग की मांग को भी सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा की पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जिला अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, ऐसे में हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। जिला कोर्ट के आदेश पर ही आगे की कार्यवाही निर्भर करेगी। याचिकाकर्ता राजेश मणि त्रिपाठी से कोर्ट ने कहा कि जब निचली अदालत में सुनवाई लंबित है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका कैसे दायर कर सकते हैं। सिविल केस की सुनवाई की एक प्रक्रिया होती है, बेहतर है आप याचिका वापस ले ले। जिसे जो भी कहना है वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में कहे। कोर्ट ने पूजा के अधिकार की याचिका तो खारिज कर दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है उसकी याचिका पर भी सुनवाई को टाल दिया। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश गलत था। ये अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर दिया गया। कई वर्षों से मौजूद यथास्थिति को बदल दिया गया है। अहमदी ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट का आदेश एक तरफा पारित किया गया था और उन्हें अपनी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति नहीं थी। इसे लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो निचली अदालत को निर्देश देंगे कि वो अपनी आपत्तियों पर फैसला किए बिना आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा न करे। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने कहा कि वह तब तक इंतजार करेगी कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला कोर्ट क्या फैसला लेती है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक विकास का दावा करते हैं। कहते हैं कि हमने सड़कों का निर्माण करवाया है, विकास का एक्सप्रेसवे बनवाया है, लेकिन इस तरक्की की हकीकत क्या है वो तस्वीरें बयां करती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी अपनी बदहाली की कहानी को बयां कर रहा है। 5 दिन में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई है, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन कर पीएम मोदी ने जमकर योगी सरकार की तारीफ की थी। अखबारों से लेकर टीवी में विज्ञापन देकर वाहवाही की थी। लेकिन विकास का ये एक्सप्रेसवे 5 दिन भी जनता के सफर को आसान नहीं बना सका और उसने अपनी बदहाली की कहानी को बयां कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 16 जुलाई को जालौन के कैथेरी गाँव से पूरे देश को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अपने शुभारंभ के पहले हफ्ते में ही एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई है। सड़क पर करीब 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें एक कार फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए जेसीबी मशीन पहुंची है। इस घटना से हड़कंप मचने के बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि एक्सप्रेसवे में मानक विहीन और घटिया क्वालिटी के सामान का प्रयोग किया गया है। अब लोग तो मजे लेंगे ही, लेकिन सरकार तारीफ करने से नहीं थक रही है। अधिकारियों का कहना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मात्र 28 महीने में बनकर तैयार हुआ है। यूपी सरकार के मुताबिक कार्यदापी संस्था ने समय से पहले काम पूरा होने पर सरकार के करीब 1132 करोड़ भी बचाए हैं। अब ऐसे पैसे बचाने का भी क्या फायदा जो लोगों की जिंदगी पर खतरा बन जाए। अब सड़क के धंसने के बाद सवाल उठता है कि क्या सरकार ने लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। पिछले दिनों कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे ईश्वरप्पा ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसकी वजह थी उन पर लगे गंभीर आरोपों के मुताबिक उन्होंने एक शख्स को अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया था। मामले के चलते कर्नाटक की बीजेपी सरकार भी निशाने पर आ गई थी और मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब इस मामले में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एक बार फिर सरकार सवालों के घेरे में घिर गई है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर ठेकेदार के काम के बदले कमीशन का आरोप था। ठेकेदार ने दावा किया था कि मंत्री का उस पर बहुत दबाव है, जिस कारण वो अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो गया है। मामले को बढ़ते देख और विपक्ष के विरोध के चलते केंद्रीय नेतृत्व को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था, जिसके बाद ईश्वरप्पा को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इतने बड़े मामले के बाद बीते दिन जो खबर आई उसने सभी को हैरान कर दिया। साथ ही कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, अब पुलिस की जांच भी संदेह के घेरे में आ गई है। दरअसल मामले में पुलिस ने ईश्वरप्पा को जांच के बाद सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि ठेकेदार संतोष पाटिल ने ईश्वरप्पा के खिलाफ अपने पिछले व्हाट्सएप संदेशों में मित्रों और राजनीतिक नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था और कर्नाटक सरकार घिरने लगी थी। अपने खिलाफ बढ़ते विरोध को देखते हुए बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया था और मंत्री से इस्तीफा ले लिया था। इतना ही नहीं, कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने जांच
के आदेश दिए थे जिससे मामले को शांत किया जा सके, लेकिन अब जांच के बाद मंत्री को बरी कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने जांच के बाद सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए उन्हें बरी कर दिया। ऐसे में अब कर्नाटक सरकार पर विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपने मंत्री को बचा रही है, इसलिए सबूत का अभाव बताया जा रहा है, क्योंकि ठेकेदार ने खुले तौर पर मंत्री का नाम लिया था, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन फिर भी मंत्री को बरी कर दिया गया, जिससे साफ है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचारी और आरोपी नेता और मंत्री फल फूल रहे हैं और ईश्वरप्पा को बचाने के लिए ही सरकार ने ये कहानी गढ़ी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल से रिहा हो चुके हैं। जुबैर की रिहाई यूपी पुलिस और योगी सरकार के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीती रात ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के साथ ही यूपी पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई थी। जुबैर की रिहाई के क्या है मायने, देखिए खास रिपोर्ट। 2018 के एक ट्वीट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर अब जेल से बाहर आ चुके हैं। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बुधवार रात को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। जुबैर को 23 दिन बाद जेल से रिहाई मिली है। जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने 2018 के एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया था। इसके बाद यूपी में जुबैर पर कई मामले दर्ज किए गए थे। बेल बॉन्ड और जमानत की दूसरी शर्तों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जुबैर की रिहाई का आदेश शाम को तिहाड़ जेल पहुंचा था। जुबैर को जेल नंबर 4 में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुबैर को यूपी के सभी मामलों में अंतरिम जमानत देने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ सभी FIR को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही यूपी की SIT को भी भंग कर दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुबैर को इस मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि वो अगर चाहें तो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपए के मुचलके पर सभी 6 FIR में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी और मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज 6 FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करने को कहा है। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जुबैर को लगातार जेल में रखने की कोई वजह नहीं है, उन्हें फौरन जमानत दें। जुबैर की रिहाई को यूपी की बीजेपी सरकार और यूपी पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जुबैर की जमानत का विरोध किया था। सत्य और साहस का नाम है सोनिया गांधी। आज भले ही देश में कांग्रेस का दौर ना हो, लेकिन सोनिया गांधी ने कभी भी हालात के सामने हार नहीं मानी है। आज भी सोनिया गांधी हालात से लड़ने के लिए तैयार हैं और इसी जज्बे के साथ सोनिया गांधी ईडी का सामना कर रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी ट्रेंड कर रहा है, उनके समर्थक लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो क्या इससे कांग्रेस देश में फिर होगी मजबूत? देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी की महिला अधिकारी पूछताछ कर रही हैं। सोनिया गांधी से पहले ईडी 50 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब इस मामले में ईडी के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। ईडी अब तक इस मामले में कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। वहीं ईडी के सामने सोनिया की पेशी को लेकर आज देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच तमिलनाडु कांग्रेस ने सोनिया गांधी के एक पुराने बयान को ट्वीट किया है, जिसमें सोनिया गांधी ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। ये बयान तमिलनाडु कांग्रेस ने ऐसे मौके पर ट्वीट किया है जब सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनिया गांधी से बंद कमरे में पूछताछ शुरू हो चुकी है। इस पूछताछ की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। सेक्शन 5 के तहत सोनिया गांधी अपना जवाब लिखित में देंगी। सोनिया गांधी अपने जवाब में बदलाव भी कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में देश भर में विरोध शुरू कर दिया है। वहीं अशोक गहलोत ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि आज सुबह से दिल्ली पुलिस यकीनन केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश से मीडिया को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में प्रवेश नहीं करने दे रही है। उन्होंने कहा कि इसी जाति की उम्मीद की जा सकती थी और ये मोदी सरकार की मानसिकता दिखाती है। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर भी सोनिया गांधी ट्रेंड कर रही है। उन्हें साहस और ताकत के रूप में दिखाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र की सियासत में 3 हफ्ते पहले बड़ा उलटफेर हुआ।
महाविकास आघाड़ी सरकार को राज्य की सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बीजेपी के समर्थन से बागी नेता एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई है और इसके बाद से सभी दलों में जुबानी जंग का दौर जारी है। अब इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा फैसला लिया है। तो क्या है वो फैसला और क्यों लिया गया है ये फैसला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामे में हर दिन कोई ना कोई नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुनवाई हुई है, तो वहीं शिवसेना में बड़ी बगावत के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने पार्टी की सभी इकाइयों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी की मंजूरी से एनसीपी के सभी प्रकोष्ठों और विभागों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। बता दें कि एनसीपी ने जिन विभागों को भंग किया है उनमें राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस शामिल नहीं है। तो वहीं पार्टी की तरफ से इस अचानक उठाए गए कदम के कारण का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे में एनसीपी की इस आंतरिक कार्रवाई को शिवसेना में मचे बवाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि शरद पवार एनसीपी में नए लोगों को मौका देने की तैयारी में है। इसी वजह से हो सकता है कि ये फैसला लिया गया हो। गौरतलब है कि एनसीपी शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का एक प्रमुख घटक था। एमवीए गठबंधन जून के अंत में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना विधायकों के एक वर्ग की तरफ से उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह के बाद गिर गया था। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और संसद के लिए आज का दिन खास है क्योंकि आज देश के नए राष्ट्रपति के लिए मतगणना हो रही है, जिसके लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी। लेकिन इसी के साथ ही आज एक बार फिर संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। क्या है इसका कारण, देखते हैं इस रिपोर्ट। 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और आज सत्र के चौथे दिन भी संसद में काम के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह है संसद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जिसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ी देर के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आज विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर है। दरअसल आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर आज कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी की और सोनिया गांधी की तस्वीर वाली तख्तियों के साथ नाराजगी जाहिर की। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की तस्वीर वाली तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। इसी दौरान अन्य विरोधी दलों के सांसद महंगाई और जीएसटी को लेकर वेल में तख्तियां लहराते हुए नारेबाजी करते रहे। हालांकि इससे पहले 3 दिन से महंगाई और जीएसटी को लेकर भी संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह ही प्रदर्शन जारी था, जिसके चलते संसद का काम भी नहीं चल पा रहा था और आज भी ऐसा ही नजारा संसद में देखने को मिल रहा है। वहीं आज सोनिया गांधी की पेशी के चलते कांग्रेस सड़क पर भी प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। जगह जगह फोर्स तैनात की गई है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईडी की पूछताछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। देश में पिछले कुछ सालों में केंद्रीय जांच एजेंसियां कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई हैं। हैरानी की बात यह है कि इन एजेंसियों के रडार पर वो ही आते हैं जो मोदी सरकार की मुखालफत करते हैं और विपक्ष बार बार सरकार की इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता रहा है। लेकिन आज विपक्ष के सब्र का बांध टूट गया है और विपक्ष ने एकजुट होकर बड़ा कदम उठाया है। क्या है विपक्ष का कदम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाती है। वहीं आज कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है और कांग्रेस इसे मोदी सरकार की सोची समझी साजिश बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सब सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि वो कांग्रेस से डर गई है और कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। अब सरकार के खिलाफ कांग्रेस के इस हल्ला बोल को पूरे विपक्ष का समर्थन मिल गया है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर सोनिया गांधी का समर्थन कर रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टियों ने साझा बयान जारी कर कहा, मोदी सरकार अपने राजनीतिक विपक्षियों और आलोचकों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर प्रतिशोध का अभियान चला रही है। कई राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और अभूतपूर्व तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है। बयान में आगे कहा गया, हम इसकी निंदा करते हैं और समाज के ताने बाने को बिगाड़ने वाली मोदी सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ सामूहिक लड़ाई को तेज करने का संकल्प लेते हैं। बता दें कि सीपीआईएम, वीसीके, टीआरएस, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, सीपीआई, आईयूएमएल,
आरएसपी, डीएमके ये सभी दल सोनिया गांधी के समर्थन में सामने आए हैं। अब विपक्ष की ये एकजुटता मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा सकती है। ये साफ कहा जा सकता है कि विपक्ष के सब्र का बांध टूट चुका है, जिसका नतीजा 2024 में काफी घातक हो सकता है। 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को सुनवाई करेगा और हो सकता है कि मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का भी गठन किया जाए। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया जो दिया गया चुनाव आयोग को, जिससे कोर्ट का फैसला आने से पहले ही आयोग तय कर सकता है कि शिवसेना पर किस गुट का वर्चस्व होगा। ऐसे कैसे होगा, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीते 1 महीने से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और ये घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ कोर्ट में बागियों को अयोग्य ठहराने की उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई हो रही है, तो वहीं अब एक और लड़ाई तेज हो गई है और वो ये कि शिवसेना किसकी है, उद्धव की या शिंदे की। महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर देश की संसद तक कंफ्यूजन बना हुआ है कि असली शिवसेना किसके पास है, क्योंकि उद्धव और शिंदे दोनों ही गुट अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं। दोनों ही गुट चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख चुके हैं और अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसके बाद अब गेंद आयोग के पाले में आ गई है और अब उसे जल्द से जल्द ये फैसला सुनाना है कि शिवसेना किसकी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया को तुरंत अधिसूचित करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वो 2 हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम को नोटिफाई करे, चुनाव जल्द कराए जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव हो, इस तरह से टाला ना जाए। कोर्ट ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को भी मंजूरी दे दी है, यानी अब चुनाव आयोग के पास सिर्फ 14 दिन का ही समय बचा है जिसमें उसे चुनाव की घोषणा करनी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आयोग को ये भी फैसला लेना होगा कि 3 धनुष चुनाव चिन्ह किस गुट को सौंपा जाए, कौन सा गुट असली शिवसेना होगा। ऐसे में साफ है कि 15 दिन में आयोग इस पर फैसला सुना देगा। महाराष्ट्र में मचा सियासी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ आज कोर्ट में शिंदे गुट और ठाकरे गुट दोनों ने याचिका दाखिल कर एक दूसरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की हुई है, वहीं इस सियासी ड्रामे के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने नकली और असली शिवसेना को लेकर शिंदे गुट पर तीखा हमला बोला है। क्या कहा है संजय राउत ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीते 1 महीने से महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जारी है, क्योंकि बीजेपी की सेंधमारी के कारण उद्धव को सत्ता गंवानी पड़ी और अब राज्य में शिंदे की सरकार है। बीजेपी का दावा है कि ये बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार है, जबकि शिवसेना अब एकनाथ शिंदे को पार्टी का नेता ही नहीं मानती है, उन्हें शिवसैनिक भी मानने को तैयार नहीं है। उद्धव गुट का कहना है कि शिंदे बीजेपी के सीएम है, शिवसेना के नहीं है। वहीं बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अब 1 अगस्त को अगली सुनवाई कर फैसला लिया जाएगा। इस बीच संजय राउत ने नकली और असली शिवसेना को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे गुट पर तीखा हमला भी बोला है। संजय राउत ने कहा कि असली नकली का मामला ही नहीं है, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की है। अब ये जो नकली वाले हैं, यानी हमसे टूटे हुए फूटे हुए लोग, वो ये भी कह सकते हैं कि बाला साहेब ठाकरे को हमने ही पार्टी में लाया था या फिर उद्धव ठाकरे को हमने ही शिवसेना प्रमुख बनाया है। संजय राउत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ऐसी बातों पर ध्यान देना ठीक नहीं है। उनके मन के हालात हम समझ सकते हैं। कानून हमारे साथ है, नियम हमारे साथ है। हमें देश के सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है। देश का लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, ये पूरी लड़ाई जारी रहेगी, जो होगा देखा जाएगा। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को 3 भाग में बांटने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई बार संजय राउत बीजेपी और शिंदे गुट पर हमला बोल चुके हैं। तो वहीं अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। देश को आज पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान हो चुका है। 11 बजे से संसद भवन में मतगणना शुरू हो चुकी है। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में कौन है आगे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा? पूरे देश को इस सवाल का जवाब आज मिलने वाला है। संसद में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। वोटिंग के बाद आज दोपहर तक राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। खबरों की माने तो इस दौड़ में मुर्मू आगे चल रही हैं। अगर वो चुनी जाती हैं तो देश में ये पहला मौका होगा जब आदिवासी महिला सर्वोच्च पद संभालेगी। वहीं राष्ट्रपति बनने वाली वह दूसरी महिला भी हो सकती हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार 18 जुलाई को संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के 30 केंद्रों सहित 31 स्थानों पर मतदान हुआ था।
मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के यशवंत सिन्हा के बीच है। एनडीए कैंडिडेट के पास स्पष्ट बढ़त है। चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुल 4,796 मतदाताओं में से 99% से अधिक ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया, जबकि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में 100% मतदान हुआ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 11 बजे शुरू हो चुकी है। शाम तक इसके खत्म होने की संभावना है। सभी राज्यों की मतपेटियां संसद भवन पहुंचने के साथ मतदान अधिकारी संसद के स्ट्रांग रूम कमरा संख्या 63 में मतगणना कर रहे हैं। बीजेपी ने आज मतगणना के बाद मेघा अभिनंदन यात्रा का आयोजन किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर उनकी ऐतिहासिक जीत के प्रतीक मार्च का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू की जीत के जश्न मनाने के लिए बीजेपी कार्यालय से रोड शो करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीत की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। मुर्मू के गृहनगर उड़ीसा के रायरंगपुर में भी जश्न की तैयारियां कर ली गई हैं। कई जगहों पर मिठाइयां बन रही हैं और उनके गांव सहित आसपास के कई गांव के लोगों ने विजय जुलूस और आदिवासी नृत्य का आयोजन करने की योजना बनाई है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश कर रही द्रौपदी मुर्मू पर सभी की निगाहें हैं। माना जा रहा है कि वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो सकती हैं। वहीं विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए भी लोग दुआ मांग रहे हैं। यशवंत सिन्हा की दावेदारी उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई जब देश के कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई। इसके बाद कहा जा रहा है कि अगली राष्ट्रपति अब द्रौपदी मुर्मू बनेंगी। आज का दिन कई मायनों में खास है, क्योंकि एक तरफ तो आज देश को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है, तो वहीं आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा है, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी है, जिसके चलते कांग्रेस में सरकार के खिलाफ नाराजगी है और कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ये सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाने की साजिश है। देखिए खास रिपोर्ट। सालों पुराने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करने वाली है, जिसके चलते आज सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में पेश होंगी। आपको बता दें, पिछले महीने राहुल गांधी से भी ईडी ने 5 दिन तक इसी मामले में पूछताछ की थी, लेकिन ईडी कुछ भी साबित करने में विफल रही थी। ऐसे में अब सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाने से कांग्रेस में नाराजगी है और जिसके चलते कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। कुछ जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए हैं। जहां कांग्रेस केंद्र सरकार पर ईडी का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की पेशी पर शक्ति प्रदर्शन की योजना बनाई है। इसके लिए पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। राजधानी दिल्ली में संसद से सड़क तक कांग्रेस के आक्रामक तेवर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इस मुद्दे पर सदन में वॉकआउट करेंगे। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी की पेशी के दौरान भी देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। ऐसे में अब कांग्रेस उससे भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है, जो बीजेपी के लिए काफी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि योगी मंत्रिमंडल के तीन मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद तो बुधवार को शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान के किसी भी नेता ने उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया। ऐसे में अब सियासी गलियारों में जितिन प्रसाद की नाराजगी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सियासत में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। योगी मंत्रिमंडल के मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज दिखाई दे रहे हैं। मंत्रियों की शिकायत है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। मंत्रियों की बात उनके अपने मंत्रालय में भी नहीं सुनी जाती है। इस बीच यूपी में लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद चर्चा में है, क्योंकि जितिन अपने मंत्रालय में तबादले की जांच और अपने करीबी के खिलाफ कार्रवाई से नाराज हैं। इस नाराजगी के साथ जितिन प्रसाद बुधवार को लखनऊ से दिल्ली पहुंचे थे। वो यहाँ केंद्रीय नेताओं से मिलने आए थे, लेकिन उन्हें किसी भी बड़े नेता ने मुलाकात का समय ही नहीं दिया। इस कारण उन्हें बिना किसी से मुलाकात किए लखनऊ लौटना पड़ा। तो वहीं उन्हें इसके उलट तबादले की जांच के समर्थन में बयान भी देना पड़ा है। जितिन प्रसाद ने कहा, पीएम मोदी और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर विभाग में कोई गड़बड़ी है तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी और जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी और बदलाव भी होगा। नाराजगी की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में काम करने का भरोसा
भी दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व को जितिन की नाराजगी से ज्यादा जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की आरोपों की चिंता है। नेतृत्व को डर है कि अगर इस मामले को जल्द नहीं सुलझाया गया तो सरकार और पार्टी में जातिगत स्तर पर विरोध के स्वर उठेंगे। वहीं पार्टी सूत्र के मुताबिक जितिन को अगर पार्टी नेतृत्व ने मिलने का समय दिया होता तो उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिए जाने का संदेश जाता। यही कारण है कि उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। लेकिन अब सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि भले जितिन प्रसाद अब बिना मिले लखनऊ लौट आए हैं, पर जितिन आगे आने वाले समय में इस्तीफे को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। AIADMK का विवाद एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया है और इस बार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। OPS गुट की तरफ से याचिका में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। साथ ही इस पर जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। तो क्यों OPS गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण भारत में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी AIADMK इस समय मुश्किल में फंसी हुई है। पार्टी के अंदर ओ पनीरसेल्वम और ई पलानीसामी के बीच टकराव चल रहा है। फिलहाल इसमें पलानीसामी भारी पड़ते दिख रहे हैं। वो पार्टी के कार्यकारी महासचिव बन चुके हैं और पनीरसेल्वम और उनके सांसद बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। लेकिन OPS गुट उस बैठक को ही असंवैधानिक करार दे रहा है जिसमें पलानीसामी को पार्टी का कार्यकारी महासचिव बनाया गया था। OPS गुट की याचिका पर अदालत ने कहा कि अगले सप्ताह इस पर सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने तारीख नहीं बताई है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जुलाई को ई पलानीसामी के पक्ष में फैसला सुनाया था। मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पनीरसेल्वम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आम सभा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि वो पार्टी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकता। कानून के अनुसार एक आम बैठक आयोजित की जा सकती है। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसके बाद 11 तारीख को अन्नाद्रमुक की आम बैठक हुई और कुल 16 प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही ओ पनीरसेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। उनसे कोषाध्यक्ष का पद भी ले लिया गया। अंतरिम महासचिव के पद को पुनर्जीवित किया गया और समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पदों को समाप्त कर दिया गया। पलानीस्वामी गुट के सदस्यों ने उन्हें संगठन के नेता के रूप में चुन लिया। अपनी याचिका में OPS गुट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि EPS गुट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों को गलत समझा। पार्टी के विधायकों, सांसदों को निष्कासित किया जा रहा है, प्राथमिक सदस्यों को निष्कासित किया जा रहा है। वो पार्टी का ढांचा बदल रहे हैं। इस मामले में तुरंत दखल देने की जरूरत है। याचिका में दावा किया गया है कि 11 जुलाई को हुई अन्नाद्रमुक की आम बैठक में पार्टी के सभी कानूनी नियमों का उल्लंघन किया गया है। आज 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का नतीजों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि CBSE ने परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे देखे जा सकते हैं। तो क्या रहा बोर्ड परीक्षा का परिणाम? कितने विद्यार्थी हुए पास? किसने किया टॉप? देखिए इस खास रिपोर्ट में। CBSE के परीक्षा परिणाम का इंतजार आज खत्म हो गया है। CBSE ने 10वीं और 12वीं के नतीजे आज जारी कर दिए। एक बार फिर से लड़कों की तुलना में लड़कियों का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। छात्र अपना परीक्षा परिणाम CBSE के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। नतीजों में 12वीं की परीक्षा में 92.71% छात्र पास हुए हैं। 10वीं की परीक्षा में 94.40% छात्र पास हुए हैं। 12वीं कक्षा में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रिजल्ट 3.29% ज्यादा रहा। वहीं 10वीं कक्षा के नतीजों में लड़कियां 1.41% से आगे रहीं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली तान्या सिंह ने 12वीं की परीक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। तान्या सिंह बुलंदशहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा है। रिजल्ट आने के बाद तान्या के घर और स्कूल में जश्न मनाया गया है। तो वहीं नोएडा में रहने वाले मयंक यादव ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% यानी 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। मयंक यादव नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हैं। मयंक के घर पर भी खुशी का माहौल है। अगर पिछले साल के रिजल्ट से तुलना करें तो 10वीं में पास होने वाले छात्रों की संख्या में 5% की कमी आई है। बीते साल 10वीं क्लास में 99% से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, जबकि इस साल कुल 94.40 विद्यार्थी ही परीक्षा में सफलता